हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं इस समय वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर करके विभिन्न एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड में ये पूछ लिया जाता है, आरपीएससी के टीचर एग्जाम्स में अक्सर करके ये जो टॉपिक है वो अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इस लेक्चर को समझना है कि पुनर्जागरण क्या था, कब शुरू हुआ, किस काल में प्रभावी हुआ, क्या कारण थे और क्या इसकी परिभाषा है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण ये अंग्रेजी का शब्द है रिनेसा। ये किसका शब्द है? ये अंग्रेजी का शब्द है रिनेसा। तो इस रिनेसा जो शब्द है, ये जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का है तो आंग्ल, लेकिन मूलतः ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। ये जो शब्द है वो मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है फिर से जागना। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, यानी कि ये जो शब्द है इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप नींद से जागिए, आप किसी सपने से जागिए या आप किसी काम से जागिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप जो अपने अधिकारों से वंचित हो, आप जो अपने सांस्कृतिक रूप से अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहे हो, अपने धर्म को नहीं पहचान रहे हो, इन सारी चीज़ों में जो आप सोए हुए हो, शिक्षा के क्षेत्र में सोए हुए हो, सामाजिक बुराइयों के क्षेत्र में सोए हुए हो, तो उससे जागिए। और पुनर्जागरण इसी बात की ओर इशारा करता है कि आप सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा इनके लिए प्रयास कीजिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर कीजिए। इसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, फिर से जागना। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नींद से जागना, ठीक है। चलिए, अब देखिए, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य में सामाजिक सुधारों का काल था। ये 14वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी के मध्य में सामाजिक सुधारों का क्या कहा जाता है? इसको काल कहा जाता है। यानी कि इस काल में प्रत्येक प्रकार के सामाजिक सुधार हुए थे। अक्सर करके जो जनता सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के प्रति बिल्कुल उदासीन हो चुकी थी, यानी कि बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं था, तो उस समय, उस काल में इसका क्या हुआ? उदय हुआ। अब इसको अन्य नामों से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे इसको पुनर्जीवन के नाम से जानते हैं, जैसे इसको पुनर्जन्म के नाम से जानते हैं, इसको बौद्धिक चेतना के नाम से जानते हैं, इसको सांस्कृतिक पुनरुत्थानों के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग जो है वह एग्जाम वाला कर सकता है कि पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थानों के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी शब्द का इस्तेमाल एग्जामिनर के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पुनर्जागरण का आरंभ जो है वो एक घटना होती है 1453। कब? 1453 1453 में किस जगह से होती है? तो कुस्तुनतुनिया से होती है। यहाँ पर तुर्कों के द्वारा क्या किया जाता है? तुर्कों के द्वारा इस जगह पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। और तुर्कों के द्वारा जब इस जगह पर अधिकार कर लिया जाता है तो यहीं से इस घटना का आरंभ माना जाता है। यहाँ इस घटना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इस क्षेत्र के ज़्यादातर जो विद्वान थे उन्होंने इटली की ओर क्या किया? अपना रुख किया। रिनेसा शब्द का प्रयोग, ये शब्द आपको दिख रहा है, रिनेसा शब्द का प्रयोग इटालियन लेखक वैसारी, ठीक है, इटालियन लेखक जो वैसारी हैं इनके द्वारा किया गया था। लेकिन इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग ही किया गया था, लेकिन अर्थ कोई अन्य था। यानी कि उसने भवनों की, इमारतों के सांस्कृतिक महत्व में जिस तरह का विकास उस समय की सांस्कृतिक इमारतों में हो रहा था, उसके लिए
उनके द्वारा इस शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। क्लियर? इसलिए मैंने एक कोष्ठक में लिख दिया है भवन निर्माण, लेकिन इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था पुनर्जागरण के द्वारा किया गया, पुनर्जागरण के लिए किया गया। इटालियन लेखक बेसारी, नाम याद रखोगे ना, कौन से लेखक थे? इटालियन लेखक बेसारी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया। अब आधुनिक यूरोप में, आधुनिक यूरोप का जो आरंभ माना जाता है, मॉडर्न यूरोप का जो आरंभ माना जाता है, वो कहां से माना जाता है? वो पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जब पुनर्जागरण काल शुरू हुआ उसके बाद ही यूरोप जो है वो मॉडर्न यूरोप बनवाया। यानी कि आज जो है वो पाश्चात्य जो देखा जाता है विकास के मामले में, वो उसकी शुरुआत इसी काल से हुई थी। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ? पुनर्जागरण जो है वो सबसे पहले इटली से शुरू हुआ। क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ लॉजिक थे, इसके पीछे कुछ कारण थे। कौन कौन से कारण थे देखिए। इटली जो है वो पुरातन परंपरा, इटली जो है वो पुरातन परंपरा उसकी क्या थी? अधिक मजबूत थी। उसकी जो पुरातन परंपरा है वो अधिक मजबूत थी। वो जो उस समय के जो स्मारक थे वो खंडर हो चुके थे, लेकिन वो लोगों को आभास दिला रहे थे कि जो रोम है वो कभी संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन जो रोम है वो प्राचीन रोमन साम्राज्य का क्या था? केंद्र था, जो बड़ा ही गौरवान्वित था। तो उसके जो भवन थे वो तो खंडर हो चुके थे, लेकिन वो खंडर भवन लोगों को एहसास करा रहे थे कि हम कभी केंद्र हुआ करते थे, सत्ता के रोम साम्राज्य प्रसिद्ध था, तो वापस से हम उसको खड़ा कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर वो भावना थी कि हम वापस से इटली को यूरोप के साम्राज्य का केंद्र बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण यह है कि भूमध्य सागर के मध्य स्थित होने के कारण जो इटली है ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था इटली। उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था इटली। व्यापार में आई भौतिक संपन्नता ने सांस्कृतिक उन्नति का काम किया। यानी कि जब इनके व्यापार जब इनका फला फूला, व्यापार इनका बढ़ा, तो उस व्यापार से धन की प्राप्ति हुई। जब धन की प्राप्ति हुई तो उससे उस पैसे को सांस्कृतिक विकास में लगाया गया और उससे इटली का सांस्कृतिक विकास भी हुआ। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान थे वो इटली में शरण ले लेते हैं, और जब वो इटली आए थे तो वो अपने साथ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उन ग्रंथों को लेकर आए। अक्सर करके फारस के जो ग्रंथ पहले लुप्त हो चुके थे उन ग्रंथों को लेकर इटली आए थे, और इन्होंने क्या किया, उन विद्वानों के द्वारा नए इटली का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इतिहासकार फीसर ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा है। समझ में आई बात आपको? क्या कहा है? आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत का है। क्यों कहा है? क्योंकि ये लोग जो ग्रंथों को लेकर गए थे, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनको इटली में लेकर गए, उनका अध्ययन किया, और उन अध्ययनों का इटली ने पूरा क्या उठाया? फायदा उठाया। तो बात समझ में आई आपको? पुनर्जागरण काल इटली में शुरू होता है। इटली में शुरू क्यों होता है उसके पीछे मैंने कारण आपको बता दिए कि इटली जो है वो प्राचीन समय में रोम साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था, और उसकी खंडित इमारतें अभी भी इटली को गौरवान्वित महसूस करा रही थी। इसके अलावा व्यापार का ये पूरा केंद्र हुआ करता था, जिससे इसकी जो व्यापार है वो बड़ा ही ज़्यादा मजबूत था, और उस व्यापार से इनको धन की प्राप्ति बड़े स्तर पर होती थी, जिससे अपने अन्य कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर पाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने क्या किया, इटली का रुख किया। जब कुस्तुंतुआ पर अधिकार हो गया तुर्कों का, तो उससे मैसेज चला गया कि इन क्षेत्रों में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो इन्होंने इटली का रुख किया। इटली ही नहीं, और पूरे यूरोप के देशों के जो लोग थे वो इटली की ओर गए। उसके आसपास के देशों के लोग यूरोप के जो देश थे वो भी इटली में गए, और उनको वहाँ पर रेस्पेक्ट और सम्मान जो मिला वो सम्मान शायद उनको और कहीं नहीं मिल पाता।
ठीक है, इसलिए वहाँ इटली के अंदर जाकर इनका पूरा जमावड़ा लग जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो ये मैंने एक कॉमन फैक्ट बताए थे इस पुनर्जागरण के। ठीक है, इसका मैं दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।